सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। इस बीच में मैंने कई एग्जाम्स भी दिए हैं, जैसे एसबीआई पीओ। आफ्टर मेरी एसबीआई क्लरिकल की ज्वाइनिंग के मैंने एसबीआई पीओ दिया था, जिसका मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। वो मेरे जो मार्क्स आए थे वो 58 थे, जबकि 64 के अराउंड कट ऑफ गई थी। और नेक्स्ट चीज मैंने सीजीएल का दिया था, वो भी मेरा एग्जाम उतना ठीक नहीं हो पाया। जबकि आपको पता है कि मैं एक्चुअल में सीजीएल की ही प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन सीजीएल मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद में मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था। एक्चुअली सीजीएल से पहले ही आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था, जिसका अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट भी आया है। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में मैं अपने जो भी अब आगे का मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करने वाला हूँ, क्या अपडेट चल रहा है मेरी लाइफ में, उन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तो आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैंने 63 अटेम्प्ट्स करे थे आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में। और मुझे पता था कि यार ठीक है, मेरा हो जाएगा, उस टाइम पे ही पता चल गया था। और अब बात करेंगे कि मेंस के लिए मैं क्या स्ट्रेटेजी रख रहा हूँ। देखो, अभी तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है मेंस के लिए प्रिपरेशन करना। और इस बार फिर से मैं करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पे आप कितना भी बहुत ज्यादा अगर टाइम इन्वेस्ट भी करते हो, जैसे मैं अपना एसबीआई क्लर्क का अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो उसमें बहुत ज्यादा मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था। जब पहली बार मैं दे रहा था तब मैंने करंट अफेयर्स में, दूसरी बार में मैंने बैंकिंग अफेयर्स में, लेकिन उसका मुझे कुछ भी बेनिफिट एक्चुअल एग्जाम में मिला नहीं। वही जितना सबको आ रहा था, 5-6 क्वेश्चन उतने ही मुझको भी आते थे। और उसका उतना बेनिफिट नहीं होता जितना आप रीजनिंग से या फिर मैथ से ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो इस बार भी अगेन मेरा पूरा जो फोकस रहेगा वो रीजनिंग पर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग अगर आप सही से कर लेते हो, सही चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपकी रहती है रीजनिंग में, तो वो काफी बेनिफिशियल रहता है। वो आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ ज्यादा जल्दी लेकर के जाएगा। तो मैं इस बार फिर से अपनी स्ट्रेटेजी को रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश, तो मेरी जो नेचुरल कैपेसिटी में जितना मैं अच्छा कर पाता हूँ उतना ही मैं उसको रखूंगा, उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ूंगा। आप लोग को अगर इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश को अपना एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स देखिए जितना भी आप जितना करोगे कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज सबका आसपास ही रहता है। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो शायद आपसे 5 नंबर ज्यादा लेके आएगा। और जो नॉर्मल होगा वो लगभग सबका एवरेज सेम ही रहता है। डिफरेंस रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से बनता है। इंग्लिश में कई बच्चे की काफी सारे बच्चों की जिनकी मैथ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, तो वहां पर वो 10-12 नंबर तक का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और रीजनिंग में तो डिफरेंस क्रिएट होते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं रीजनिंग पे पूरा फोकस करूंगा अभी आगे का। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दें, और मैथ्स और जीएस को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि मैथ्स आप जितना लगाओ, केवल स्पीड का ही डिफरेंस आएगा मैथ लगाने में। कोई अगर जो एवरेज बच्चा है तो उसे हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन रीजनिंग में चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा चीजें डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर अच्छा होता है कि नहीं होता है, वो रहेगा। तो यही फिलहाल मेरी आईबीपीएस पीओ की स्ट्रेटेजी है। आगे मैंने आरआरबी पीओ का भी फॉर्म भर दिया है, और देखते हैं कि क्या होता है उस एग्जाम में, क्योंकि यूपी में ठीक ठाक वैकेंसीज इस बार भी आई हुई है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अब किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन से आपने फॉर्म्स भरे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।